कि हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, धर्म हम बचा लेंगे। मुझे मस्जिद से लगाव है नहीं है, मुझे मंदिर में जाना पसंद है नहीं है। फिर स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगारी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बस गुहार लगा रहे हैं, मांग लगा रहे हैं, करने वाला कोई। असल फैसला जो लेता है वो आवाम लेती है। जो मंद बुद्ध होते हैं ना, मंद बुद्धि जो होते हैं, ये उन्हें बिठाया हुआ है। राहुल गांधी सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, अखिलेश यादव जी है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे हैं। नमस्कार। फिलहाल हम मुंबई की कई हॉट सीटों में से एक अनुशक्ति नगर हॉट सीट पर है। यहाँ पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी से फहद अहमद और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से सना मलिक, जो कि नवाब मलिक महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उनकी बेटी है। इस बीच हम जनता से भी बात कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, क्या माहौल है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी, मुंबई की राजनीतिक उठापटक को लेकर भी। कई लोगों से बात करते हैं, कई लोगों से मुलाकात होती है। इसी बीच हमें किसी ने बताया कि यहाँ के एक एक्टिविस्ट है, युवा एक्टिविस्ट है इरफान, उनसे आप बात करें। तो हमने उनसे मिलने की कोशिश की। हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। क्या चल रहा है माहौल यहाँ का चुनावी? जैसे शुरुआत हुई थी तो ज़्यादा चांसेस ऐसे नज़र आ रहे थे कि एक तरफा एनसीपी अजीत पवार ले जाएगी, लेकिन शरद पवार जी ने जो दाव खेला है, जो कैंडिडेट शरद पवार जी ने दिया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन्होंने दिया है, जो खुद दूसरे पॉलिटिशियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जो भाई ने एंट्री मारी है, जैसे यहाँ का माहौल बदला है, अब जो रडार है वो 50-50% पर आकर रुका है। टफ फाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा टफ। और मुझे तो लगता है फहद अहमद अभी लीड कर रहा है। जैसे माहौल बन रहा है, जैसे हवा बन चुकी है, लोगों के दिल में उसने जगह बनाई है, और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज से अगर आप कहें तो वो लीड कर रहा है। अच्छा, लोगों को कई लोगों से हमने बात की, उनका ये भी कहना है कि बाहरी कैंडिडेट है तो उसको कोई असर? बाहरी कैंडिडेट देखिए, हमें पहली बात तो बाहर का कैंडिडेट अंदर का कैंडिडेट अगर ये देखने जाए तो नवाब मलिक, सना मलिक आज भी कुर्ला की रेसिडेंसी है उनकी, आज भी उनका आधार कार्ड वहाँ का है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें यहाँ पे जगह दी। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम वेलकम करें। और रही बात फहद अहमद की या स्वरा भास्कर की, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, दलित के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया, उनके रिजर्वेशन के लिए काम किया। इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बात अगर किसी के सपोर्ट की हो जाए, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप इंटीरियर डेवलपमेंट या फिर इलाके की बात करें, वहां पर भी वो फेल हुए हैं। अच्छा, क्या समस्या है इस क्षेत्र की? कई ज्यादा समस्या है, उसमें से अगर मेजर मैं आपको बताने जाऊं तो यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगारी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सभी चीजों से ये इलाका कई अरसों से जूझ रहा है, जब से इनकी सरकार रही है, और आज भी कुछ बदला नहीं है। जो बीच में जो 2.5 साल आया था महाविकास अघाड़ी का, क्या उसमें कुछ चीजें हुई थी? 2.5 साल महाविकास अघाड़ी का तो नहीं आया था, यही लोग थे एनसीपी से। पिछले 5 साल थे, उसके बाद तुकाराम काते यहाँ पर, उसके बाद दोबारा से नवाब मलिक को मौका मिला। अब अगर 15 साल काउंट करें, क्योंकि उस वक्त जब तुकाराम काते यहाँ पर थे तब भी नवाब मलिक ट्रेल कर रहे थे, तो उन्हें भी एक कड़ा अपोजिशन हम नहीं बनाया था। उस वक्त भी कोई तरक्की यहाँ पर आई नहीं, आज भी कोई तरक्की यहाँ पर है नहीं, और आज भी लोग बस गुहार लगा रहे हैं, मांग लगा रहे हैं, करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अगर कलेक्टिव रूप से बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, बड़ा सबसे हॉट टॉपिक है आज इस वक्त देश का, ठीक है। हरियाणा चुनाव क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हाथ से फिसल गया, आते आते फिसल गया। ये महाराष्ट्र चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिससे पूरे देश की राजनीति, अगर ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया तो बदल जाएगी, एक नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जो कि 2024 के बाद जो बना था वो थोड़ा सा हरियाणा में बीजेपी की साइड गया है, लेकिन ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और जो इस बार उन्होंने नाम दिया महाविकास अघाड़ी और महायुति, 3 बड़ी बड़ी पार्टियां, इस तरफ 3 बड़ी बड़ी पार्टियां, उस तरफ बड़ा कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, सब ने अपनी जीतोड़ मेहनत करके बस 20 तारीख का इंतजार है और 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। क्या लग रहा है, आपका एनालिटिक्स क्या बोलता है? देखिए, अयोध्या बनाने के बाद भी वो अगर यूपी में हार सकते हैं, महाराष्ट्र में 8 सीटें एमपी इलेक्शन में आ सकती है, तो लोगों ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, धर्म हम बचा लेंगे। आप हमें बेहतर स्वास्थ्य दे दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए, और हमारे बच्चों का भविष्य आप दे दीजिए। हमें धर्म नहीं चाहिए, धर्म हम देख लेंगे। धर्म किसी का भी निजी मामला होता है। मेरा धर्म जो है मेरा पर्सनल है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे मस्जिद से लगाव है नहीं है, मुझे मंदिर में जाना पसंद है नहीं है, ये पर्सनल मामला है। आप मेरी धार्मिक आस्थाओं को, आप मेरी धार्मिक जो मेरा स्टैंड है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ना मुझे नेता का सपोर्ट चाहिए। नेता जो है उसे सेक्युलर होना चाहिए। आप एक सेक्युलर देश में हैं, आप एक डेमोक्रेटिक देश में हैं। आपसे हमें मंदिर नहीं चाहिए, आपसे हमें मस्जिद नहीं चाहिए। आप हमें जो है स्वास्थ्य दे दीजिए, आप हमें शिक्षा दे दीजिए, आप हमें रोजगार दे दीजिए, और एक बेहतर जगह रहने के लिए दे दीजिए। अच्छा, तो किससे आपको उम्मीद है कि कौन दे सकता है ये? अब हमने जिन्हें 15 साल देकर देखा, उन्होंने तो नहीं किया,
तो हमें ये लगता है कि ऐसा शख्स जिसने ऑलरेडी समाज के लिए किया हुआ है, माइनॉरिटीज के लिए किया हुआ है, एनआरसी को उसने आने नहीं दिया। ये आप इस सीट की बात करें, मैंने कलेक्टिवली हाँ, बात मैं की। इसी सीट की बात, अच्छा आप कलेक्टिव बोल रहे हैं। जी। देखिए उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये हम जानते हैं कि ओरिजिनल शिव सैनिक है, ये इनसे छीन लिया गया रातों रात। जितने भी एमएलए जिन्होंने खरीदे थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे को तो तोहफे में इन्होंने रखा, और एकनाथ शिंदे बस फेस है। असल सीएम जो है वो फडणवीस, और फडणवीस ऐसे नेता हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। बाबा रामगिरी को यहाँ पर लाकर बाबा रामगिरी ने जो धार्मिक, जो कम्युनल, ये जो एक हेट्रेड है वो फैलाने की जो कोशिश की थी, उनको शय देने वाले, उन्हें अपने बगल में बिठाने वाले फडणवीस थे और अजित पवार थे। तो ये धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, और ये आगे भी, आज तक भी 2014 से बस धर्म 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 ही चलता आया है। लेकिन इन्होंने ना उन्नति की बात की, ना इन्होंने एक बेहतर समाज बनाने की बात की, ना एक बेहतर एक इलाका कहें या क्षेत्र कहें या शहर कहें या प्रांत कहें या देश का इन्होंने बनाने की बात नहीं की। इन्होंने बस धर्म की बात की। अच्छा, राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उनको किस तरीके से रेट करते हैं कि उन्होंने 2 यात्राएं निकाली और जो लोकसभा का चुनाव रहा, और अब महाराष्ट्र चुनाव है, हरियाणा निकल गया हाथ में से, झारखंड भी साथ में चल ही रहा है, जम्मू कश्मीर हो गया, कैसे रेट कर पा रहे हैं आप उसमें? देखिए हरियाणा जो निकला, हम सभी जानते हैं कि उसमें ईवीएम मशीन का बहुत बड़ा खेल। यार ये तो हर बार की बात है, नहीं, नहीं, हर बार अगर तो आप चुनाव कहेंगे- लड़ना बंद कर दो, फिर ऐसा करो तो। अगर आप कहेंगे तो फिर 99% इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही तो मैं बता रहा हूँ, हाँ। जो बिल्कुल निश्चय होके लड़ता है, जिनमें जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें कोई ताकत नहीं होती है, ना जो पैसे को इस्तेमाल करते हैं, उनको दबाया जाता है। आप तो सरकार मुझे इनकी- बताइए, हाँ। ईवीएम हर बार मुद्दा बनता है। 24 चुनाव में भी बना था, अखिलेश यादव ने जीतने के बाद भी बोला अगर मैं सारी की सारी 80 जीत जाऊं। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन के बार कितनी बार गए भी तो क्या उसका सॉल्यूशन कुछ मिला? तो चुनाव लड़ना बंद कर देंगे क्या कल से? नहीं, बराबर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए मुझे सोल्यूशन यही लगता है कि जिस तरीके से एमपी इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में ऑपोजिशन काफी स्ट्रांग बनी है। ये लोग 400 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 240 पर आ गए, तो 160, मतलब बहुत ज्यादा अभी अपोजिशन के पास जो है पावर है। और अपोजिशन, मुझे लगता है जो सरकार रहती है, जो बैठती है, उससे बेहतर अपोजिशन होती है, क्योंकि सरकार को वो कोई भी चीजें इंप्लीमेंट नहीं करने देती, एक्सिक्यूट नहीं करने देती, उस पर सवाल उठाती है और उस पर रोक उठाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर हाल ही का एग्जाम्पल लेंगे तो वक्फ का जो अमेंडमेंट था, वक्फ अमेंडमेंट में सभी जेपीसी ने, में गया, ठीक है, हो गई बात। सभी ने सवाल उठाया कि भाई शिव सैनिकों ने जो है उस वक्त पार्लियामेंट को छोड़ दिया। मैं ये कहता हूं, अगर वो पार्लियामेंट उस वक्त नहीं छोड़ते, वो वहां से नहीं जाते, तो नाराजगी नहीं जाहिर करते, वक्त बिल अमेंडमेंट उसी वक्त पास हो जाता। जब उन्होंने नाराजगी जाहिर की, तभी तो लोगों में आया ना कि अब आप फैसला करो, तभी सर्वे किया गया। उसके बाद अभी भी वक्त बिल अमेंडमेंट पेंडिंग है, वरना उसी दिन फैसला हो जाता, वो गवर्नमेंट के हाथ में जाता है ना। तो यही अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारी जो है जिम्मेदारी है। और यहाँ पर भी अपोजिशन जो है एमवीए से, यहाँ यूबीटी आएगी, अगर एमवीए की ज्यादा सीट्स आती है एमएलए में, तो हम उद्धव बाला साहब ठाकरे को ही महाराष्ट्र में दोबारा से स्थापित करेंगे। अच्छा, तो कांग्रेस और जो एनसीपी शरद पवार के बीच में कोई रुकाव तो नहीं आ जाएगा भैया मुख्यमंत्री हमारा? रुकाव, देखिए शरद पवार भी अगर बनते हैं तो कोई मसला नहीं है। शरद पवार मुझे लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते अच्छा, हैं। मोदी जी से ज्यादा? मिनिस्ट्री, हाँ खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार सबसे बड़ा नाम है, पर मुझे नहीं लगता शायद वो अब इस चीज को स्वीकार करेंगे। आप जो है ना, एक नेता को बस वो जो जैसे तानाशाही जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मोदी जैसे क्या डिक्टेटर कर रहा है? चलो बताओ क्या कर रहा है। सभी सरकार का थोपा हुआ चलेगा, ऐसे नहीं होता ना। जब एक आप डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो लोगों भी कोई काम किए मोदी ने? नहीं, काम देखिए, एक आध तो किया होगा। अरे मैं खुद बताता हूँ ना, जो आपने ब्रिजेस बनाए, जो रोड्स बनाए, सभी चीजें जो है इतनी कमजोर की आपने, वहां पर भी इतना ज्यादा अच्छा, मजबूत स्वच्छता अभियान ठीक नहीं लगा आपको? अच्छा, आयुष्मान योजना ठीक नहीं लगा? मैं आपको डिजिटल example- इंडिया ठीक नहीं लगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर किसी भी ट्रस्ट वाली हॉस्पिटल में आज भी राजीव गांधी योजना चलती है। अगर इनकी कोई भी योजना रियल होती ना, सिर्फ पेपर पे नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन पे नहीं, रियल होती, तो इनका इस्तेमाल करते। आज भी लोग राजीव गांधी योजना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बताइए आप क्यों कर रहे हैं? सरकार राजीव गांधी की है, सरकार राहुल गांधी की है, सरकार तो इनकी है। तो इनका जो भी आयुष्मान जो भी बनाया इन्होंने, वो इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन राजीव गांधी योजना क्यों इस्तेमाल हो रहा है? लोगों को 20-20-30 हजार की दवाई मिल जाती है, उनका इलाज हो जाता है। ये मोदी जी क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब आपने ये जो 1500 रुपए दिए, शुरुआत तो आपने की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, आपने कितने जीरो हटा दिए? 15 लाख रुपए देने चाहिए थे ना, आपने बहुत जीरो उसमें से हटाकर 1500, और अगर 1500 दे रहे हैं, रिसेंटली आपने टैक्स बढ़ाया। कौन सा टैक्स? जो हम इसका प्रोफेशनल टैक्स देते हैं या सर्विस टैक्स देते हैं यूनियन बजट में? हाँ, यूनियन बजट में आपने टैक्स बढ़ाया, ठीक है। वो टैक्स आपने बढ़ा के यहाँ पे आपने 1500 दिया, वो भी लाड़की बहन के टैग के साथ। तो हमें भी कट्टर विरोधी हो मोदी के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एंटी। कोई काम तो पसंद आया होगा? बीजेपी का
कोई काम अगर आप कहें तो ये है कि देखिए देश आज जो है ना, वो अरे भैया थोड़ा हम सा- सब पॉजिटिव आदमी भी ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, कुछ तो आज पसंद आया होगा। चलिए आप मान लिया कट्टर विरोधी है, जी। फिर भी कुछ तो पसंद आया होगा। मोदी का कोई, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हाईवेज जो है वो बेहतर नजर आ रहे गडकरी हैं। जी ने, हाँ उन्होंने हाँ किया है। हाँ, हाईवेज, रोड मिनिस्टर, हम्म। हाई ट्रांसपोर्ट जो है, वो हाईवेज आज बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हम्म। बाकी जब अंदरूनी इलाके में जब आप आते हैं तो ये इलाके ठीक नहीं है। हाईवेज, रोड्स और जो भी आप वो कनेक्ट कर रहे हैं, आप लिंक बना रहे हैं, जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक है, ऐसे जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं बहुत बेहतर बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वाइज आपने अच्छा काम किया है, लेकिन उसको भी आपने प्राइवेट दिया हुआ है, उसके टोल देने पड़ते हैं। तो ठीक है, टोल तो देने पड़ेंगे भाई, सब तो भाई सर्विस है क्यों तो फिर देने आपको पड़ेंगे? चार्ज देने सरकार पड़ेंगे। सरकार बना रही तो क्यों देने पड़ेंगे? अगर प्राइवेट हो, कोई बना रहे, जैसे मैंने बनाया ये रोड, मैंने बनाया, अपना खर्चा लगा, मैं टोल मांगूंगा कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट है। सरकार की तो फिर हम किसे टैक्स दे रहे हैं? हम किस वजह की टैक्स दे रहे हैं? जब हमको सड़क आप इस्तेमाल नहीं करने दे रहे तो हम किसको टैक्स दे रहे हैं? किस बात का टैक्स दे रहे हैं? कहाँ जा रहा है पैसा? हम्म। आप सभी कुछ हमसे ही ले रहे हैं। आपने गैस में सब्सिडी बढ़ा दी, हम्म। आपने हमारा तेल का दाम जो है वो बढ़ा दिया, आपने हमारे प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा दिया, आपने जीएसटी बढ़ा दी। सभी हम अगर दे रहे हैं तो आप हमें कौन सी सर्विस फ्री दे रहे हैं? अगर सड़क का भी हमें देना है इस्तेमाल, 1500 रुपए महिला होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब एक एक की जेब से, एक एक परिवार से 15,000 रुपए जा रहे हैं, उसमें से 1500 वो दे दे रहे हैं, 13,500 अब भी उनके पास है। तो आप लोगे इस बार चुनाव में? हाँ तो लेंगे ना, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी ना तो उनसे सभी कुछ हिसाब लिया जाएगा। और रही इस क्षेत्र की बात, इस इलाके की बात, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जोरों में महाविकास आघाड़ी है। और एक तरफा हमने एमपी इलेक्शन में भी महाविकास आघाड़ी को जिताया था, और एमएलए इलेक्शन में भी हम महाविकास आघाड़ी को ही यहाँ से जितवाएंगे। चलिए, इनका कहना है कि एक तरफा इन्होंने जिताया था महाविकास आघाड़ी को, और महाविकास आघाड़ी को फिर से जिताएंगे। ये तो समय बताएगा। 23 तारीख को जब चमत्कार होगा और नमस्कार 20 तारीख को होगा, तब हम सभी लोग टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। खैर एग्जिट पोल आ जाएंगे तो शायद 2-3 दिन में पहले पता चल जाए वो झूठे हो सच हो, या तो 20 तारीख को और 23 तारीख को पता चलेगा। एग्जिट पोल तो एमपी इलेक्शन में भी आ गए थे रिजल्ट, लेकिन उसके बाद भी बदल गया। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी नेता या कोई भी एग्जिट पोल को तो मैं भी मैनिपुलेशन ही मानता हूँ, ठीक है, उस पर नहीं टिका रहना चाहिए। कोई भी सिस्टम, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी नेता जो है इसे डिसाइड नहीं करता है। एग्जिट पोल जो है ये क्यूमुलेटिव होता है, ऐसे ही बस उसको प्रोबेबिलिटी, भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। असल जो डिसीजन जिसके हाथ में होता है, असल फैसला जो लेता है वो आवाम लेती है। आवाम ने उनको, आवाम क्या फैसला ले रही है इस बार? आवाम महाविकास आघाड़ी के साथ फाइनल? हाँ, किसी से भी आप पूछ लें, आपको ऑलरेडी फीडबैक मिला शिवसेना होगा। वालों से पूछूंगा, बीजेपी वालों से पूछूंगा, तो वो तो देवा भाव करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए जो उस तरफ है, जैसे उन्होंने एनसीपी का जो ओरिजिनल साइन था वो चुरा लिया, घड़ी बना ली और भाजपा के साथ हो गए। धनुष बाण शिवसेना का ओरिजिनल निशान था वो चुरा लिया और भाजपा के साथ हो गए। ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और इन्हें लगता है कि राजनीति इनके हिसाब से चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने सभी जो मंद बुद्ध होते हैं ना, मंद बुद्धि जो होते हैं, ये उन्हें बिठाया हुआ है, जिन्हें नॉलेज कोई नहीं है, एक्सपीरियंस कोई नहीं है। बस नए नए नेता, आप जिनकी भी बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर किसी और नेता की बात करें, जितने भी दिग्गज हैं, जितने भी एक्सपीरियंस है और जो ईमानदार है, जिन्होंने आज तक कोई भी भ्रष्टाचार या फिर किसी भी ऐसे स्कैम में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो सारे महाविकास आघाड़ी में है। राहुल गांधी सबसे बेहतर एग्जांपल है, अखिलेश यादव जी है, यहाँ पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे हैं। इनके नाम पे कोई भी स्कैम, कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी ऐसे जो आरोप होते हैं वो नहीं है, वरना ये भी वॉशिंग मशीन में लग के चले गए होते। और मैं आपको यहाँ का एग्जाम्पल दूं, जो यहाँ के लोग जिन्होंने कालाबाजारी की है, जिनके नाम पे कोई आरोप चल रहा है, जिनके नाम पे कोई केस चल रहा है ना, ये सभी है आज एनसीपी घड़ी के साथ, क्योंकि ये भी यहाँ के जो है नवाब मलिक मोदी है। और जितने लोग जुड़े हैं ना, ये वॉशिंग मशीन में अपने आप को साफ करना चाहते हैं। बाकी जितने अच्छे लोग हैं, जितने ईमानदार लोग हैं ना, वो सभी महाविकास आघाड़ी की तरफ। चलिए, आगे भी अन्य लोगों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।